बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देखें प्रोग्राम सच के साथ लाइव पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज कौमी असम्बली में अहम और तवील खिताब किया, जिसमें उन्होंने हुकूमत की टड्डी दिल के हमला हो, कोरोना वायरस का मुकाबला करना हो, हुकूमत की इक्तिसादी पॉलिसी, एहतिसाब से मुतल्लिक हुकूमत का नुक्ता नज़र, इसके साथ साथ अपोजिशन के साथ राब्ता कारी और जो हुकूमत पाकिस्तान की इनिशिएटिव्स हैं, चाहे मैदानी तालीम के मैदान में या मुल्क में गवर्नेंस को बेहतर करने के हवाले से, उस पर अपने ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर आज़म जब तकरीर कर रहे थे तो हमने देखा कि माहौल कौमी असम्बली का इस लिहाज से अच्छा था कि कोई नारेबाजी नहीं हो रही थी, हंगामा आराई नहीं हो रही थी, बल्कि अपोजिशन के जो MNAs हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और मुस्टमिक नवाज के जो पार्लिमानी लीडर हैं ख्वाजा आसिफ साहब, वो भी वहां पर तशरीफ फरमा थे और वज़ीर आज़म की तकरीर को भी बड़े आराम से सुना गया। उन्होंने तवील खिताब किया और उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी तकरीर की, अगरचे उनकी तकरीर में हुकूमत पर शदीद तनकीद की गई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने जो तकरीर की उसके चीदा चीदा नुकात हम आपके सामने शेयर करते हैं और हम आपको बताते हैं। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया कि 31 जनवरी से हुकूमत पाकिस्तान ने जो लोकस्ट हमला है उसके खिलाफ इमरजेंसी का निफाज किया गया है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कोरोना के तदारक के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी में कोई इबाम नहीं, 13 मार्च से लेकर अब तक उनके बयानात में कोई तजादात नहीं है। और उन्होंने कहा कि अपोजिशन के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़ेह किया कि उनकी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, एहतिसाब जो है वो नागुज़ीर है, एहतिसाब होना चाहिए, उनका ये हमेशा से स्टांस रहा है, लेकिन इस एहतिसाब में हुकूमत और नैब का कोई गठजोड़ नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने खुल के कहा कि जो कहा जाता है कि नैब न्याजी गठजोड़ है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। हुकूमत की मौशी पॉलिसी के हवाले से उन्होंने कहा कि जब हुकूमत में आए तो $20 अरब का करंट अकाउंट खसारा था, जो कम करके अब $3 अरब कर दिया गया है। साथ में उन्होंने कहा विफाकी हुकूमत और फौज ने अपने अखराजात कम किए, अपने बैरूनी ममालिक दौरों और तकाबुल पेश किया जो माजी के हुक्मरानों ने दौरे किए, उसमें कितना फ़र्क आया। उन्होंने कहा कि मुश्किल माली हालात के बावजूद 2 तरक्याती प्रोग्राम है, उसमें विफाकी हुकूमत ने कमी नहीं की, बल्कि एहसास प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को बिला इम्तियाज़ बिला तखसीस जो है वो 12,000 रुपये दिए गए। और उन्होंने कहा कि 1 करोड़ ख़ानदानों को सेहत कार्ड भी फराम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये कहना था, जो बड़ा ऐलान किया कि मार्च 2021 में मुल्क भर में यकसा निसाब तालीम नाफिज होगा। उन्होंने कहा कि फॉरेन पॉलिसी के वजह से उनका कहना था कि किसी की जंग में शिरकत नहीं करेंगे, अमन की बात करेंगे। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान में अमन के लिए मदद की दरख्वास्त की और पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि वो अब बहुत बेहतर हुए हैं, लॉप साइडेड नहीं है। उन्होंने उसामा बिन लादेन ऑपरेशन और ड्रोन अटैक्स का भी हवाले दिए। भारत के हवाले से उनका कहना था कि वहां पर नाजीज की तर्ज की हिंदुत्व सोच परवान चढ़ रही है, जो आइडियोलॉजी है फाशिस्ट, और मगरबी मीडिया में भी पहली बार जो मकबूजा कश्मीर है उसके कॉज को जो लॉकडाउन किया जा रहा है तवील तरीन पजीराई मिल रही है। वज़ीर आज़म साहब का यह भी कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा में RSS का मामला भी उठाया गया और सऊदी अरब और ईरान को करीब लाने की कोशिशें कर रहे हैं। चीन के साथ जो ताल्लुकात है वो मिसाली है। और एंड में वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो उनका रियासत मदीना के हवाले से कॉन्सेप्ट है और जो पाकिस्तान में वो इसको लाना चाह रहे हैं और उसके लिए जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को भी उन्होंने क्लियर किया और यह बताया कि अगर कोविड-19 के हमले हों या कोई और इशू आ जाता है तो उस पर सवाल खड़ा कर दिया जाता है कि क्या ये रियासत मदीना बन रही है। उन्होंने कहा रियासत मदीना का जो उनका कॉन्सेप्ट है वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी, अहम स्पीच थी। बजट सेशन चल रहा है, आज हमाद अजहर साहब ने भी एक तरह से रैप अप स्पीच की। उसके बाद जैसे मैंने बताया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तकरीर की। उन्होंने हुकूमत की जो कोरोना पॉलिसी है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने कहा पहले दिन से लेकर आज तक उसमें इबाम ही है और वजाहत नहीं है। और चैलेंज किया वज़ीर आज़म इमरान खान को मुनाजरे का। उन्होंने कहा चाहे कौमी असम्बली में आप आए या किसी टेलीविजन पर, उनको चैलेंज किया। ख्वाजा आसिफ साहब का यह कहना था कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो टोन थी वो ख्वाजा आसिफ साहब के मुताबिक अपीजमेंट की टोन थी और उन्होंने कहा इट्स टू लेट नाउ। इस हवाले से हम तजिया करेंगे और 2 मुमताज जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं वो हमारे साथ होंगे, हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार के, उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि जो आज जो कौमी असम्बली की प्रोसीडिंग्स हुई, जो अनलाइक पास्ट हुई है, रिसेंट पास्ट हमने देखा कि शोर शराबा, नारेबाजी,
कान पड़ी आवाज नहीं सुनाई देती थी। आज बड़े अच्छे माहौल में तकरीर हुई, तुंदो तेज हुई, वो होता है कौमी असम्बली में। लेकिन एक तो ये माहौल है, ऑप्टिक्स अच्छी थी, इसको कैसे आगे ले जाया जा सकते हैं। और जैसे आज प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि पुरमख्स गुफ्तगू होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, जैसे बरतानिया में ब्रेक्जिट पे डिबेट हुई, पूरा मुल्क मुनकसिम था और बाद में एक नुक्ते पर आकर वो इन्होंने इत्तेफाक किया। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, सियासी नुक्ते नजर आपके सामने लेकर आएंगे। एक छोटा सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो हमें फरूख हबीब साहब जो पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर कौमी असम्बली हैं, और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है, वो हमें ज्वाइन करेंगे। एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद लौट के आते, कहीं मत जाइएगा, प्रोग्राम सच के साथ रहिए। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है फरूख हबीब साहब ने, आपको वेलकम करते हैं, वेरी वार्म वेलकम स्काइप के थ्रू। और हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब ने, स्काइप के थ्रू, उनको भी हम बहुत वार्म वेलकम कहेंगे। चूंकि वज़ीर आज़म साहब की स्पीच पे तजिया लेना है, रिएक्शन लेना है, तो फरूख हबीब साहब आपकी इजाज़त से जावेद अब्बासी साहब आपसे आगाज़ करेंगे। जी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज कौमी असम्बली आए। आप लोगों को गिला रहता है कि वज़ीर आज़म साहब जो है वो असम्बली नहीं आते, पार्लियामेंट नहीं आते। उन्होंने तकरीर की और उन्होंने एक तरह से 2-3 मरतबा मैं उनकी तकरीर सुन रहा था, उन्होंने कहा आप लोगों से उनकी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है, वो मुकालबा करना चाहते हैं, डिबेट पार्लियामेंट में होनी चाहिए, नुक्ता नजर सामने आना चाहिए, और ये कि कोई सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा और किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है। कोरोना के हवाले से पॉलिसी के बारे में बयान किया, अपनी इक्तिसादियात की जो पॉलिसी उस हवाले से बताया। क्या कहेंगे जावेद अब्बासी साहब, आपका क्या रिएक्शन है? ख्वाजा आसिफ साहब की तरह आपका रिएक्शन होगा, या आप समझते हैं कि एक अच्छा अमल शुरू है और इसी अच्छे माहौल को कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जनाब। आपने देखा कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए और तकरीर की तो सब ने उनकी बात बड़ी गौर से सुनी है, और तवक्को ये की जा रही थी कि जब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तकरीर अपनी ख़त्म करेंगे तो चूंकि वो डायलॉग की बात करते हैं और वो चाहते हैं कि कोई इस पर बात करे तो फिर वो ये दूसरों की स्पीच भी सुनेंगे और उसके लिए भी उनके पास थोड़ा सा वक्त होगा। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने अपना वही रवैया अख्तियार किया जो हमेशा करते हैं। अपनी बात तो सुना गए, अपनी बातें तो कर गए, उन्हें बहुत बेहतर पिक्चर उस वक्त पता चलती कि जो वो बातें कर रहे हैं उनमें क्या था सच्चाई, जब वो अपोजिशन की बातें भी सुन के जाते और अपोजिशन की बातें सुनते, उस पर फिर अमल करते, फिर देखते कि अपोजिशन जो क्वेश्चन उठाती है और उसके बाद जवाब देते, तो ये कहीं ज्यादा बहुत बेहतर होता। आज ज्यादा तकरीर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी सफाई में भी की है, अपनी पॉलिसी भी बताई है, ये उनका हक है। पार्लियामेंट में मुल्क के वज़ीर आज़म है, लीडर द हाउस है, उनका आना भी है, वो आएंगे भी अगर वो मेहरबानी करें। कभी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में चूंकि जब से इलेक्शन हुआ है एक दफा पहले दिन वो तशरीफ लाए थे, अभी तक दोबारा नहीं आए। कौमी असम्बली में भी वो कहा करते थे कि मेरा जो है वो एक 0 क्वेश्चन आवर्स होगा, मैं इसमें आके जवाब दिया करूंगा। अभी तक वो शुरू नहीं हो सका, 2 साल हो गए। 2 सालों में मेरा ख्याल है 3 या 4 दफा वो आए। एक पुलवामा के मामले में आए थे, फिर कश्मीर के रेजोल्यूशन पे आए थे, फिर जिस दिन बजट मैंडेटरी था, और आज वो अपनी स्टेट में देने आए। अगर वो मुतवातर के साथ आए, वहां बैठे, स्पीच पर आ जाए ना, और अगर वो बात सुनते तो उनको ज्यादा बातों का अंदाजा हो सकता था, क्योंकि जब पोजीशन ही उन्हें सही बातें बता सकती है। हुकूमत के अंदर तो वही बातें हैं जो आज से 3-4 दिन पहले जनाब फवाद साहब ने बता दी थी, और मेरा ख्याल है उसकी तकरीर फवाद की साहब की बातें करने के बाद तो अब सारी दुनिया को पता चल गया है कि वजारतों में क्या हो रहा है, टीम अच्छी क्यों नहीं बनाई गई है, डिलीवर करने में नाकामी क्यों हुई है, और टाइम इनके पास थोड़ा रह गया। तो अब अपोजिशन को कहने की जरूरत नहीं है, वो उनके हितादी और उनके अपने वजीर अब बताना शुरू हो गए। तो ये पाकिस्तान के अंदर एक बदकिस्मती से एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जो आज वजीर आजम साहब ने बातें की थी। शुरू में ये बातें अगर करते, सबको साथ लेके चलते, अपने जो उनके प्रोग्राम में करप्शन के ऊपर ड्राइव है वो जरूर जारी रखें। अगर वो समझें कि अदारे आजाद होकर करप्शन के ऊपर करें, वो जरूर करें, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर एक माहौल जरूर पैदा होना चाहिए था, एक वर्किंग रिलेशन जरूर होना चाहिए था। ये देखें इस दफा जो इजलास हुआ है, चूंकि कोरोना की वजह से बैठ के दोनों सारी सियासी जमातों ने स्पीकर साहब की सरबराही में बैठ के फैसला किया था कि हम कोरम की निशानदेही नहीं करेंगे, हम कुछ ज्यादा शोर नहीं करेंगे, हम चाहेंगे कि इस मामले पे बजट चूंकि मैंडेटरी है
तो चूंकि वॉइस इसको पास करना है तो इसके लिए भी हम आपको मौका देंगे, आप करें, लेकिन ऐसा मामला क्रिएट ना करें जिससे मुश्किलात पैदा हो। तो अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आज ये भी बताते कि मैं पेंशनर की तनख्वाह, पेंशन कब बढ़ाऊंगा, अगर ये बताते कि ये जो मुलाजमीन इनकी तनख्वाह कब बढ़ाऊंगा, ये भी बताते कि मैंने गरीबों के लिए किया है, ये भी बताते जिन लोगों ने इस मुल्क में आटा, चीनी, दवाइयों की कीमतें में लूटा है, उनके खिलाफ में एक्शन क्या करने जा रहा हूं, तो ये ज्यादा इनकरेजिंग बातें होती। वो सारी वो बातें उन्होंने बताई हैं जो हमें पहले भी पता थी और पहले वो काफी दफा वो बातें हमें बता चुके हैं। ठीक है, मैं जरा फरूख हबीब साहब आपसे भी जान लेता हूं, ये नुक्ता जो सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ने उठाया है, और ये मैं सुन रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और ख्वाजा आसिफ साहब भी कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की और उन्होंने बहुत से पॉइंट्स को टच अपॉन किया। कुछ इसका जवाब दे दीजिएगा कि जावेद अब्बासी साहब कह रहे हैं कि इनके जवाबात भी आ जाते, क्या बेहतर होता कि वो बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ साहब की भी तकरीर सुन लेते कौमी असम्बली में बैठ के, ताकि ये जो रिवायत एक पड़ जाए कि आप अपनी बात करें, दूसरा दूसरे की बात करे और एक दूसरे को फिर नोट्स लिया जाए और फिर वो एक डायलॉग की सूरत इख्तियार करे। फरूख हबीब साहब। देखिए, बात यह है कि वजीर आज़म इमरान खान जो है वो आज कौमी असम्बली में तशरीफ लाए और एज ए लीडर ऑफ द हाउस के तौर के ऊपर उन्होंने मुल्क जो मौजूदा दरपेश हालात हैं उसके ऊपर उन्होंने अपनी सारी जो पॉलिसीज हैं हुकूमत की उसको बयान किया। और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने फ्रंट फुट के ऊपर जो है वो खुद लीड करते हुए तमाम जो पहलू हैं उनके ऊपर खुल के बात की। और आज जैसा कि आपके इल्म में है कि जो कोरोना के अंदर हुकूमत ने इकदाम लिए, उन इकदाम को भी उन्होंने कौम के सामने रखा और कौमी असम्बली को अहमियत दी। और मैं समझता हूँ कि कोरोना के अंदर जो हुकूमत ने इकदाम लिए कि एक तरफ जो है दुनिया की मैशियत जो है इसके असरात के नीचे दब गई कि अमेरिका की जो मैशियत है वो GDP उनकी -10 में चले गई, जो यूके की है वो -8 में चले गई। इसके अलावा भारत जो है वो 4.5% माइनस पे है। हमारा 22 करोड़ का मुल्क है, 25% आबादी खतरे की लकीर से नीचे रहती है, 40% जो है वो डेली का 300-400 रुपए। उस मुल्क के अंदर आप किस तरह 22 करोड़ लोगों है वो एक वबा के बायस जो है वो लॉकडाउन करके बंद कर देते। बड़ी बड़ी मैशियतें इसको बर्दाश्त नहीं कर सकी। 3-3 करोड़ लोग जो है वो बेरोजगार हो गए। 14 करोड़ लोगों ने जो है वो एहसास प्रोग्राम में अप्लाई किया। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर सबसे बड़ा कैश डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम जो 150 अरब रुपए का चंद दिनों के अंदर जो है उसको शुरू किया गया और लोगों को आज तक जो है वो रकूम तकसीम की जा रही है। तो मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान के अंदर सैलाब भी आते रहे, पाकिस्तान के अंदर ज़लज़ले भी आते रहे, लेकिन कभी जो है माजी की हुक्मरानों की तरफ से जो है वो इस किस्म की स्कीम नहीं देखी गई जिसके अंदर जो है वो शफाफियत की, ट्रांसपेरेंसी की आला मिसाल कायम की गई हो। और मैं समझता हूँ कि वजीर आजम ने दीगर ममालिक की भी मिसालें दी कि जो भारत ने लॉकडाउन कर दिया बगैर सोचे समझे। भारत की आबादी तो है, अब आप न्यूजीलैंड की 40 लाख की आबादी कहाँ पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें हकाइक के ऊपर बात करनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज पे बात करनी चाहिए। जहां तक रही बात मैशियत के हवाले से, तो उन्होंने आज बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जिस हालत के अंदर हमें मैशियत मिली, मुल्क आप बैंक डिफॉल्ट के ऊपर छोड़ के गए थे, आपके फॉरेन रिजर्व आप जो है $1 आपने जो है वो फॉरेक्स रेट को आगे बढ़ने से रोकने के सामने मार्केट के अंदर फेंक दी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इन्हीं के साबका मिनिस्टर मुफ्ता इस्माइल साहब ये कह के गए थे कि हमारी पॉलिसीज ठीक नहीं थी। आज करंट अकाउंट डेफिसिट को हम सरप्लस के अंदर ले गए हैं, उसको जो है वो $20 अरब से $3 अरब के ऊपर लेकर आए हैं। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो है उसके अंदर 3% इजाफा हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इजाफा हुआ, 17% आपकी टैक्स कलेक्शन के अंदर कोविड से पहले इजाफा हो रहा था, 26 लाख टैक्स फाइलर्स हो चुके हैं। मैं समझता हूं कि हुकूमत ने एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन कायम किया है। एक वजीर आजम जो है, पहले ये होता था कि सप्लीमेंट्री ग्रांट्स दी जाती थी, वजीर आजम हाउस के जो बजट होते थे उसे एक्सीड अखराजात किए जाते थे। जो जी मेरे ख्याल में आपकी आवाज जो है वो मैं बैरिस्टर साहब से इसका जवाब ले लेता हूँ। फरूख साहब दोबारा लौट के $11 लाख के अंदर करते हैं, $1 लाख। आपने कुछ हकायक बताए हैं मईशत के हवाले से, आपकी आवाज जरा कट कट के आ रही है। इनको तजावीज देनी चाहिए, तजावीज देनी चाहिए बजट के ऊपर। ठीक है, मैं आता हूँ, दोबारा लौट के आता हूँ आपके पास। मैं फरूख साहब आपके पास लौट के आता हूँ। बैरिस्टर जावेद अब्बासी साहब तजावीज दें। जी, फरूख हबीब साहब कह रहे हैं कि आप लोग तजावीज दें, और ये बताइएगा आज प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि हमें कहा जा रहा है कि हम कोविड-19 का जो ये
इशू है, इस पेंडेमिक के पीछे हुकूमत अपनी कारकर्दगी छुपा रही है। वो कहते हैं हमें कौन सा स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी मिली थी। बताइएगा ये आदाद शुमार जो फारूक हबीब साहब शेयर करिए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे आप लोग करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ गए, $20 अरब अकाउंट का, 5,000 अरब रुपए का कर्जा दिया, 208 अरब रुपए का एहसास प्रोग्राम चला रहे हैं। तो तजवीज दें आप लोग, और इस हवाले से आपकी क्या राय? वो कह रहे हम कोविड-19 के पीछे नहीं छुप रहे। बड़ा अच्छा होता कि फारूक हबीब साहब, मुझे बड़ा एहतराम है उनका कि वो आपके सवाल का जवाब देते हैं। उन्होंने वही बातें दोहराई हैं जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज टीवी पे कह चुके हैं। इन्होंने कोई नई बात अपनी तरफ से नहीं की है। वो बातें आपने भी सुनी थी, मैंने भी सुनी और कौम के ने भी सुनी है। वज़ीर आज़म, मैं ये कह रहा था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर अपोजिशन की बातें सुनते हैं, वो तल्ख बातें होती हैं पर वो हकीकत होती हैं, वो सच होती हैं, वो रहनुमा असूल है, वही जमहूरियत है। इसी जमहूरियत से लोगों ने सीखा है। और जो वो जमहूरी अक़दार में अमल ही आदमी नहीं कर सकता जो अपोजिशन की बात ना सुने, जो अपोजिशन को दुश्मन समझे, जो अपोजिशन की तजवीज ना माने। अगर ऐसी जमहूरियत तो दुनिया में कहीं और नहीं है ना। आज तो कहते हैं कोई दुश्मनी है, जाती लड़ाई नहीं है। तो उन्हें आज ये मामला देखना चाहिए था कि क्या अगर इस मुल्क में जमहूरियत है, अगर इस जमहूरी अक़दार है, क्या वेस्टमिनिस्टर की पार्लियामेंट्री सिस्टम यहाँ है, तो क्या फिर अपोजिशन को हक नहीं है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान से सवालात पूछें? और सवालात कौन से? जो इस मुल्क की तकदीर से रिलेट करते हैं, जो इस मुल्क के लोगों की तकदीर से रिलेट करते हैं। अब यहाँ कहा गया है, आप अंदाजा करें कि जो बातें करने में तो बहुत आसान बातें ये लग रही हैं, लेकिन आप देख लें हम कहां छोड़ के मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गई थी। ये कहते थे कि सबसे बड़े कर्जा उन्होंने लिया और हम आएंगे तो ये करेंगे, हम कभी कशकोल। आज वज़ीर आज़म साहब ने भी कर्जे की बात की। हमारे जमाने में 30,000 अरब रुपया था, ये 42,000 अरब रुपए पे लेके गए हैं। इतना तारीख में किसी 2 सालों में किसी हुकूमत ने कर्जा नहीं लिया है। तो जो इतना ने जिन्हों ने लिया है, आप इसकी वो बात नहीं करेंगे। सर्कुलर डेट जो था हमने 1200 पे छोड़ा था, आज 2000 से ऊपर इनका चला गया है। जी आप हम देख लेंगे ग्रोथ हम कहां से छोड़ गए। तजवीज देना फिर क्या करें? सवाल यही है बैरिस्टर जाहिद अबाई साहब, आप 1200 अरब का छोड़ गए थे, आपके मुताबिक इनका 2000 अरब हो गए। तजवीज दें कि इसको कैसे गैप को खत्म किया जाए। एग्जैक्टली तजवीज यही तजवीज हम देते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले दिन से हम कह रहे हैं कि आपने यहाँ पाकिस्तान के अंदर IMF की टीम बिठा दी है। अच्छा। ये पाकिस्तान के लोगों के लिए बेहतरी नहीं करेंगे, ये पाकिस्तान के गरीब लोगों की जिंदगी बेहतर करने के लिए काम नहीं करेंगे। किसी इलेक्टेड आदमी को आप बना दें, फारूक हबीब साहब को बना दें, सेनेट में बड़े बड़े अच्छे लोग हैं इनके पास, नेशनल असेंबली में भी है, इनसे कहीं बेहतर असद उमर था। लेकिन असद उमर साहब को क्यों हटाया गया, वो तो फवाद साहब ने बता दिया है कि उनके पीछे कौन था। आप माशी एक ऐसी टीम लाए जिस हुकूमत के 2 सालों में 4 इसके जो आप देख लें कि FBR के चेयरमैन भागे और अभी उन्होंने किसी लेडी को उसका एक चार्ज दिया हुआ है। नहीं, वो उसी सर्विसेज की हैं। टारगेट इकट्ठा करेंगे। आप पाकिस्तान के लोगों को तमाम बजट में कोई ना कोई रिलीफ मिलता था, किसी को गुर्बत से निकालने के लिए कोई प्रोग्राम किया जाता था, जो सैलरीज क्लास थी उसको कोई दिया जाते थे, इंसेंटिव दिए जाते थे, पेंशनर को दिया जाते थे, कोई डेवलपमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट किया जाता था। ये कहते थे कि हम आएंगे और डैम बनाएंगे, करोड़ों नौकरियां देंगे, करोड़ों घर बनाएंगे, दुनिया से नौकरी। वो कहां कब देंगे लोगों को? 2 साल हो गए। ये बजट आप देखें। चलें फारूक साहब ये बताइए, जो बैरिस्टर साहब मैं दोबारा लौट के आपके पास आऊंगा। फारूक साहब ये बताइए, हालात को समझती हो। जी बैरिस्टर साहब मैं आपको लौट के आऊंगा। फारूक साहब वो कह रहे हैं ये जो आपने वादे किए थे, तवक्कुआत थी, वो तो पूरी नहीं हो रही। जाहिद अब्बासी साहब तो काफी इस पे मोतरज है, और आप लोग आज बता रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे थे कि ये कोरोना वायरस से पहले तो टैक्स रेवेन्यू भी 17% इजाफा हो गया, बैरून सरमाकारी भी हो गई, रिलीफ नहीं मिल रहा है इस बजट से। उनका ये नुक्ता है बुनियादी तौर पर जावेद अब्बासी साहब का। देखें बात ये है कि ये कहते हैं कि IMF की टीम बैठी हुई है। मेरा इनसे एक बुनियादी सवाल है, पाकिस्तान की आवाम भी पूछती है कि क्या ये लोग IMF के पास नहीं गए थे? इस मुल्क को IMF की तरफ लेके जाने वाले ये है भाई मेरे। मसला ये है कि इन्होंने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा नहीं किया। आज मैंने कौमी असम्बली की तकरीर में भी ये बात की कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स 2013 में टेक्सटाइल की $25 अरब थी, पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट्स $25 अरब थी। जब 2018 में इनकी हुकूमत गई तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बजाय बढ़ने के $2 अरब कम हो गई, यानी 23 अरब हो गई, और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स $37 अरब के ऊपर चले गई। हमसे बाद में जो हमसे ही मुल्क आजाद हुआ वो एक्सपोर्ट्स के में आगे निकल गया। ये क्रेडिट कार्ड ग्रोथ की कहानियां हमें सुनाते हैं कि एक शख्स जो है वो गाड़ी जो है वो फाइनेंस करा लेता है, इसी किस्तों पे ले लेता है, बच्चों को कर्ज लेके तालीम बाहर लेने भेज देता है, और फिर के जनाब मैंने बहुत ग्रोथ कर दी, जबकि उसकी आमदन में इजाफा नहीं हो रहा, उसके कारोबार में बेहतरी नहीं आ रही।
यही हशर मुल्क के साथ किया है। ना फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई, ना इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन इनके दौर के अंदर हुई, ना इस मुल्क के अंदर एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ, और एग्रीकल्चर ग्रोथ, जीरो एग्रीकल्चर ग्रोथ थी। और जो इसहाक डार साहब इतनी अच्छे थे तो आज वो मुल्क से भाग के बाहर ना बैठे होते, बल्कि मुल्क के अंदर होते। नेल्सन मंडेला 28 साल जेल गुजार सकता है, ये कैसी लीडरशिप है? कोई बीमारी का बहाना करके बाहर चला जाती है, कोई जो है वो एहतसाब से बचने के लिए बाहर जाके बैठ जाता है। तो हम इनको ये कह रहे हैं कि आपकी 40 साल की लगाई हुई ये आग है, ये 2 साल में नहीं बुझने लगी, इसको ठीक करने में टाइम लगेगा। एक इनके सेनेटर साहब हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब, अब सुन ले कहानियां, जिस इदारे को हाथ डालें उस इदारे में नई कहानी निकलती है। पीआईए में पूरा खानदान था, खुद रिपोर्टर थे पीआईए के अंदर, सेनेटर बन गए, मुस्लिम लीग नून का राइट है, जिसको मर्जी बनाए। अब जब पीआईए के अंदर जाली डिग्रियां निकल रही हैं, पीआईए के जाली जो है वो पायलट्स के लाइसेंसेस निकल रहे हैं, वो मसूद सेनेट की चेयरमैन एविएशन कमेटी के चेयरमैन, वो कहते हैं छोड़े जी इनको क्या करना है, फिर ये हादसा ही होंगे आपके सामने। तो ये इस किस्म की अप्रोच थी इन लोगों की। शुजात अजीम जैसे लोगों को, जो इनके जाती दोस्त थे, उनको पीआईए के चेयरमैन इन लोगों ने बना दिया। इदारों का बुरा हाल लोगों ने किया पकड़ के। ये मुश्किल हालात हमें मिले हैं। 600-650 अरब रुपया हमने कैपेसिटी चार्जेस अदा किए हैं महंगे बिजली घरों के, ये फिर हमें कहते हैं बिजली सस्ती कर दें। सर्कुलर डेट का पहाड़ ये छोड़ के गए, गैस के अंदर सर्कुलर डेट छोड़ के गए, पीआईए को खसारे में छोड़ के गए। आज मैं चेयरमैन अरशद मलिक को दाद देता हूँ कि उन्होंने पीआईए को जो है उनका ऑपरेशनल कॉस्ट को वो ब्रेक इवन पे ले आए हैं। इतनी सियासी भर्तियां की हैं इदारों में कि आज आपको 450 अरब रुपए आप पेंशन में देते हैं, 450 अरब रुपए आप सैलरीज के अंदर देते हैं। तो मुल्क का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू का इतना पैसा जो है वो सरकारी तनख्वाहों में अदा करने में निकल जाता है। और मैं इनको ये बार बार कहूं कि अब मुल्क मजीद कर्जों लेने का मुतहम्मल नहीं हो सकता। अब हमने अपने पांव के ऊपर खड़े होना है। यही बात इमरान खान ने कही कि भाई आपको आदत पड़ी थी, आपकी कोटों के जेबें भरी थी, क्योंकि आप बाहर से कर्जे लेते थे या प्रोजेक्ट लगाते थे, उनसे कमीशन लेते थे, लंदन में महालात बनाते थे, जाली अकाउंट्स बनाते थे, मनी लॉन्ड्रिंग करते थे। ये आपका फार्मूला था, ये आपका तर्ज और अब ये तर्ज अमल नहीं है। जरा बैरसर साहब को जाने दीजिएगा। जी फारूक साहब, बैरसर साहब से करनी है। जी हमने सादगी अपनानी है, सादगी अपनानी है, सोर्स को इजाफा करना है, हमने कर्जों से बदतरीज पीछे हटना है, हमने आईएमएफ से जान छुड़ानी है। ये हमारा एजेंडा है। ये इनको नजर आ रहा है ये एजेंडा पूरा हो गया तो हमने इनको पूछना नहीं है। इनको नजर आ रहा है इमरान खान कहीं कामयाब ना हो जाए। इमरान खान का एहसास प्रोग्राम ठीक है जो है वो गरीब आदमी के दिल में इमरान खान ने जो लेबर को, मजदूर को कारोबार चलाया, उसको काम करने की इजाजत दी है, उसने दिल जीतनी है आम आदमी के। इनको वो चीजें जो है हजम नहीं हो रही। बैरसर जाहिद भाई साहब कि ये तजावीज दें। जी फारूक साहब, यहाँ पे तजावीज दें। मैं जरा बैरसर साहब पर जाऊंगा। बिलावल आज कहते हैं, सुन ले नजरा, सुन ले बिलावल कहते हैं कि मेरे साथ जो है मुनाजरा करें, मेरा टाइम आके मुबाहिसा कर लें। वो भैया मुबाहिसे की बात नहीं है, तजावीज दें। ये कुछ तकरीरी मुकाबला नहीं हो रहा, ये स्कूल कॉलेज का डिबेटिंग क्लब नहीं है, नेशनल असेंबली ठीक है। यहाँ पर आप तजावीज दें। वज़ीर आज़म ने अब सर बैरसर साहब का टाइम आपसे वक्त आ गया था। फारूक साहब आपका सकते थे, लेकिन जी मैं आता हूँ, आपका स्लॉट किया तो आपने नुकात उठाए। जाहिद भाई साहब ये बताइएगा, एक तो ये मुशाहिदुल्लाह साहब की जो स्टेटमेंट आई है, उन्होंने आज पॉलिसी स्टेटमेंट्स दी। ठीक है, उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर साहब की। आज पॉलिसी स्टेटमेंट दी। ओके जी, जाहिद भाई साहब बताइएगा, ये मुशाहिदुल्लाह साहब ने क्या स्टेटमेंट दी है जाली डिग्रियों के हवाले से, और जाली जो लाइसेंस है, वो एविएशन कमेटी के चेयरमैन भी हैं। ये इदारे को तो डीपोलिटिसाइज होना चाहिए, और जिनके पास जाली लाइसेंस है या मशकूक है उनकी तो छांटी होनी चाहिए। तो आप लोग क्यों कह रहे हैं कि इस वक्त ना की जाए? मुशाहिदुल्लाह साहब आपके कुलीग है और ज़रूरत है, आप लोग के पार्लिमानी लीडर हैं सेनेट पे। और दूसरा सर, ये माहौल के बारे में जरा बताइएगा ना। आज वैसे बड़ा अच्छा माहौल था, कोई नारेबाजी नहीं थी, तो ये माहौल में बदलाव कैसे आया कौमी असेंबली में? जाहिद भाई साहब, कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन है? एक तो फरग हबीब साहब की बड़ी मेहरबानी कि उन्होंने माशाल्लाह वो ये सारे ताने जो पिछले 2 सालों में दिए हैं उसमें कोई ताना छोड़ा नहीं है। तो बड़ी इनकी मेहरबानी और इन्होंने बड़ी गर्मजोशी के साथ, काफी अरसे बाद मैंने भी इनको देखा, हमारी कुछ अरसे मुलाकात नहीं हुई है, तो माशाल्लाह इन्होंने वो ताना, जो जितने ताने ये दे सकते थे, इन्होंने मेहरबानी इनकी की वो ताने इन्होंने छोड़े नहीं है। आपकी तसल्ली करा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, हमें ना देखें, हम कह रहे हैं कि जो सवाल फवाद ने उठाए वो आपकी कैबिनेट का वजीर है, उसका जवाब दें। हम कहते हैं कि जो सवाल इस वक्त मेंगल साहब ने उठाए हैं उनका जवाब दें। आज वजीर आजम की मौजूदगी में MQM वॉकआउट करके जाती है तो उनके जवाब दें। जो सूबा में बेड गवर्नेंस है उसका जवाब दें।
पाकिस्तान की तारीख में इतनी महंगाई कभी नहीं हुई है जितनी पिछले 2 सालों में हुई है। खुद ये इनके इंडेक्स बताते हैं। मैं नहीं अपने पास से बात कर रहा, जो मैं बजट की इनकी आपकी स्पीचेस इनकी देख लें, जो बजट स्पीच के बाद जो डॉक्यूमेंट ने हमें दे दिए, उनके अंदर ये लिखा हुआ है। अब ये किसको, यानी सबसे बड़े 3 स्कैंडल पाकिस्तान के अंदर यहाँ हुए। दवाइयां का स्कैंडल हुआ, अरबों रुपया लोग खा गए, 400% कीमतें महंगी हुई। फिर स्कैंडल आया है वीट का, फिर शुगर का, और महंगाई का तूफान पाकिस्तान में खड़ा है। हम कह रहे हैं कि आपके वक्त में इतनी ज्यादा आपने महंगाई की है, इन्फ्लेशन कहां तक पहुंचा दी आपने, लेकिन गरीब आदमी को जिस मुल्क में, क्या आपने उसको पिछले 2 सालों में कोई रिलीफ दिया है? अच्छा, क्या पॉलिसी होनी चाहिए सर, ये बताएं, पॉलिसी ऑप्शंस क्या है इनके पास? मेरा नहीं ख्याल कि फैसलाबाद जाते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ये अपने हल्के में जाते हैं, वरना यहाँ तो जब हम जाते हैं हल्के में, लोग में नहीं, इनके लोग तो जवाब देने के लिए भी अपोजिशन में नहीं है, सामने आने के लिए भी अपोजिशन नहीं है। वो कहते हैं अगर ये तब्दीली थी तो हम माफी मांगते हैं कि हमें ऐसी तब्दीली नहीं चाहिए। ये हालात हैं पाकिस्तान के इस वक्त। ये जो कंसर्न, जो बात की, आपने सवाल किया था, ये बिल्कुल ठीक है कि ये जितने भी PIA हैं, ये दूसरे जो अदारे हैं, जो हमारी है स्टील मिल है, रेलवे है, ये बड़े खसारे में जा रहे थे। हमारे वक्त में अगर ये 1200 का रहे थे, आज ये 2400 अरब रुपए का नुकसान दे रहे हैं। मैंने सेनेट में भी कहा, मैं आज भी इनको कहता हूँ कि मेहरबानी करके जो आपके पास हुकूमत है हमारी न सुने, आप फौरी तौर पर इसको अगर नीलाम कर सकते तो नीलाम करें, अगर प्राइवेटाइज करना चाहते हैं तो वो करें, इनका कोई हाल तलाश करेंगे। क्योंकि आपने लोगों से वादा किया था कि हम आएंगे और इन अदारों को ठीक करेंगे। आपके दौर में सबसे बुरा चार है, कहीं में शाहिदुल्लाह साहब ने बिल्कुल ये बात नहीं की, ना उन्होंने किसी बजट की स्पीच में ऐसी बात की है। ये बिल्कुल वैसे प्रोपेगेंडा है। आपकी हुकूमत है, आप इंक्वायरी कराएं, अगर किसी के जाली हैं डिग्रीज, उनके खिलाफ एक्शन लें, लेकिन इन अदारों को मेहरबानी करके ठीक करें। क्या आपने कोई एक अदारा पाकिस्तान का अभी तक ठीक किया है? या आप मिसाल देते कि PIA को हमने पहले से बेहतर बना दिया है, या आप कहते कि PIA की आज जो उसमें जा रहा था खसारे में, उसमें हमने बेहतरी कर लिया है। फरक हबीब साहब, हमारे ऐप गिनाने से आपको कुछ नहीं मिलेगा, पुरानों को गाली देने से लोग अपने खुश होंगे, पुरानों पे सारा इल्जाम देने से आप लोग खुश नहीं होंगे। मेरे भाई, अब लोग आपसे पूछते हैं कि 2 साल में आपकी कारकर्दगी जी फारूक साहब बताइएगा, जब फैसलाबाद हल्के में जाते तो आप लोग उस लोग आपसे क्या सवाल करते हैं? एक जुमला कहने दें। जी 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 जी। जो बच्चा अपना पर्चा सही हल नहीं कर सकता वो पास नहीं होता। आप ये ना कहें कि फलां का पर्चा ठीक नहीं था, आप ना कहें फलां के क्वेश्चन गलत थे। ओ भाई, हम नहीं है इस वक्त रेलिवेंट। आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं, मेहरबानी करके जो क्वेश्चन पेपर आपने मिला था, आपको जो कौम से आपने वादे किए थे, जो कौम के लोगों को आपने सबज बाग दिखाए थे, क्या उसमें कोई एक चीज भी अभी तक आपने पूरी की है? हाँ, अगर आपने किया है तो आपने इल्जाम ज्यादा लगाए, गाली ज्यादा दी है, बुरा भला जोर। लेकिन आज तो कोई ऐसे तकरीर में नहीं था। जावेद भाई साहब सवाल सुन लेना, नई हुकूमत ने क्या किया? जावेद साहब सवाल सुन लेना। आपने कहा इल्जाम गाली, आज तो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में कोई ऐसे अलकाबात अपोजिशन के लिए नहीं इस्तेमाल हुए। जावेद भाई साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी ठीक बात है कि आज उनकी टोन वो नहीं थी जो पहले थी, लेकिन ये वक्त बड़ा देर से उनको ये बात समझ आई। हम क्या करते थे कि वक्त आएगा, चले देर आए दुरुस्त आए के मज़दाक, बात तो ठीक हो गई ना अब। लेकिन आज बहुत अच्छा हो, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनको आना चाहिए असेंबली में, उनको अपोजिशन के लीडर्स की बात सुननी चाहिए, उनको बैठकर डिबेट करना चाहिए। वो अपनी बात जरूर करें जो उनके दिल में आती है, जो मर्जी एक्शन लें, लेकिन वो अपोजिशन की बातें भी सुने, वो इस ये आपका पॉइंट आ गया जी। अब इस गाली गलौज से निकालें और मुल्क का, इस मुल्क में जो अभी कोरोना आया हुआ है और दूसरे जो मामलात हैं, अभी हमारे बॉर्डर की जो सिचुएशन है, कश्मीर का मसला है, ये सारी कौम को मिलकर लड़ना है। उसमें भी उन्होंने बात की थी। फारूक साहब से ये सवाल उठा ले तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। फारूक हबीब साहब वो कह रहे हैं ये लोग अब इतने रेलिवेंट नहीं है। आप फैसलाबाद जाते, लोग आपसे जो तवक्कुआत है उनके सवालात करते हो तो क्या जवाब देते हैं? देखें बात ये है कि ये तो वैसे भी कल ख्वाजा साद रफीक साहब भी जो है वो शिकस्त खुर्दा बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे थे। जो है वो मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब हमारे भाई हैं, हमें बड़ा उनका एहतराम है और हमारा बड़ा एक आपस में प्यार मोहब्बत का एक, और मैं समझता हूँ कि जो मुझे कुछ लोग पसंद हैं जो PMLN के अंदर, उनके अंदर जो है ये शामिल है। बात ये खाली जावेद अब्बासी है, मुर्तजा जावेद अब्बासी नहीं है। जब ये एक रवैया अख्तियार करते हैं कि हम जावेद में
हमेशा उसको डर जाता हूँ, मिक्स कर जाता हूँ, लेकिन इलाका तकरीबन दोनों का एक ही है। हाँ, इलाका है। वो एबटाबाद में ये थोड़ा सा आगे मेहरबानी है, करिए, बादशाह में आ जाते हैं। मिक्सिंग में जरा ख्याल रखें, मिक्स मत करें। हो सकता है कि बनती ना हो ना शायद। वो नहीं 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 नहीं, हमारे काबिल तरह वो इनका नाम के एंड में आवासी है क्या, उस वजह से कंफ्यूजन हो जाए। ठीक। खैर, माजरत इनके साथ, ये मेरे साथ एक दो बार हो चुका है। अच्छा, बात ये है, देखें हमने जिस चीज को मद्देनजर रखना है, देखें ये बात कर रहे हैं कि आपने इदारों को ठीक किया जी। भाई, ये बताएं कि कौन सा एक ऐसा इदारा है जिसको ठीक हालत में ये छोड़ के गए हो। अब आ जाए हम क्या कर रहे हैं, Yes. हम उनको ठीक कर रहे हैं। कैसे ठीक कर रहे हैं? हमने लोड शेडिंग को जो है वो खात्मा किया आगे, हमने जो है ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक सर आज किया। पेशावर में मुजाहरे हो हमने रहे थे। आकर जो है जो बिजली चोरी हो रही थी, सुन लें, जो बिजली चोरी हो रही थी, वो उस बिजली चोरी को जो है वो रोक, 100 अरब रुपए से जायद की जो है वो बिजली चोरी को रोका है। ठीक। कि ये फिगर्स जो है मैं नहीं बता रहा, ये पीआईए की पब्लिश है। पिछले एक साल के अंदर पीआईए ने अपने रेवेन्यू के अंदर इजाफा किया है। पीआईए उनकी रेवेन्यू वो अब सालाना जारी अखराजात जो है वो बैलेंस हो चुके हैं। ठीक। पहले वो खसारे में होते थे, यानी खर्चे ज्यादा थे, इनकम कम थी। ठीक है। अवाम को क्या रिलीफ दिया है? 50 लाख रुपया हमने बिजली के बिलों की मद के अंदर जो है अपने छोटे सनतकारों को, 35 लाख छोटे ताजरों को दिया है, जिनके 3-3 माह के जून, मई, जून, जुलाई के जो एवरेज बिल थे पिछले साल के, वो मौजूदा हुकूमत ने अदा किए हैं। एक्सपोर्टर के जो इनके दौर के रिफंड्स थे जो ये छोड़ गए थे, वो हमने आकर अदा किए हैं। आज इस वजह से आपकी एक्सपोर्ट बढ़ी है। हम तो बुनियादी चीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं। मुझे आप ये बताएं, जिस चीज को 40 साल लगा के इतनी मेहनत से माफियाज को परवान चढ़ा के इन्होंने खराब किया हो, उसको ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवरनाइट ये चीजें ठीक हो जाए, तो उसको वक्त दरकार है। हमारी डायरेक्शन ठीक है, हमारी सिम्त ठीक है, हमारी नीयत ठीक है, हम इदारों को ठीक कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह ये तमाम तर चीजें जो हैं वो, अगर आप देखें कि पीआईए के अंदर हादसा बेशुमार होते रहे, पहली बार जो है वो साफ शफाफ एक जो है वो इंक्वायरी कमीशन बनता है, जिसमें इन्हीं के एयर बिलू के जो शायद खान अब्बासी साहब जिसके मालिक हैं, उसके वो पायलट भी शामिल थे। वो तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक भी की गई, पुरानी रिपोर्टें भी हमने पब्लिक कर दी, सारी वेबसाइट के ऊपर डाल दी, क्योंकि हमारी डायरेक्शन ठीक है। ये हर चीज को जो है वो अंडर द कारपेट डालते थे, छुपाने की कोशिश करते थे। इनके बयानात थे कि यहाँ पर इंक्वायरियां करवानी शुरू करेंगे तो फिर लोग काम नहीं करें। ठीक। नवाज शरीफ साहब के अपने बयानात हैं ऑन रिकॉर्ड मीडिया पे, यहाँ हो रही है, यहाँ पर एक्शंस भी हो रहे हैं, यहाँ पर कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान को रिफॉर्म किया जा रहा है, यहाँ पर जो है आम आदमी के लिए जो है प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं। मुझे ये सूबों की बार बार बात करते हैं। कराची सिंध ने एक डेवलपमेंट का 1 रुपया नहीं रखा, हम वहां पर डेवलपमेंटल फंड दे रहे हैं। बलोचिस्तान के लिए पीएपी के अंदर हमने एक खतीर रकम बलोचिस्तान के अंदर रखी है जो अरबों रुपए के अंदर शामिल है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारा जो फोकस है वो आम आदमी है, वो गरीब मेरा खत्म हो रहा है। रोजगार वो चलाने के ऊपर हम फोकस है। ठीक है। पार्लिमानी सेक्रेटरी इनका काम है तनकीद करना, तनकीद करना, ये करते रहे, हम अपना काम करते रहे। चले ठीक है, आप अपना काम करें, ये आपकी जो है वो मुस्बत तनकीद करें। फरूख हबीब साहब आपका एक जवाब अगर दे दूं तो। जी जाहिदा भाई साहब। मैंने कहा कि ये फरूख साहब ने बहुत कहा है, देखें बिजली का इन्होंने कहा है हमने 11,000 मेगावाट बिजली पैदा की थी, इस मुल्क से लोड शेडिंग खत्म की थी हमारी हुकूमत है। आपने 1 मेगावाट अभी तक बिजली पैदा नहीं की। आज इफ्तिताह किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। सर जब हम आए तो 19 घंटे लोड शेडिंग थी। जब हमने आपको इख्तियार दिया, इस मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा किया हुआ था। वाफर मकदार में बिजली और गैस मौजूद थी, इंडस्ट्रीज बंद थी। जब हमने अपनी हुकूमत शुरू की तो की है। आप मेहरबानी करके इस मुल्क के गरीबों के लिए कुछ करें। आपकी सजेशन भी आ गई। अबाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, फरूख हबीब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने मुख्तलिफ आरा पर मबनी गुफ्तगू सुनी। आज जो स्पीचेज हुई हैं, जो वे फॉरवर्ड है वो यही है कि अपोजिशन मुस्बत तनकीद करे और हुकूमत अपना फोकस रखे, अपनी डायरेक्शन जो उन्होंने वादे किए उन वादों को पूरा करने के लिए हिकमत अमली बनाए और अमली जामास को पहनाने के लिए कोशिश करे। ये हमने आपको एक एनालिसिस दिया
जाहिर सी बात है फरूख हबीब साहब ने जो है उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जो है पुरजोर अंदाज से बयान किया। और बैरिस्टर जावेद अबाई साहब हिज़्ब इख्तिलाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने जो हुकूमत की पॉलिसी में जो गैप्स है उनके मुताबिक उसकी निशानदेही की। अब अभी इस पर एक आपको गैर जानबदार तजिया पेश करते हैं, एक पोलिटिकल एनालिसिस करते हैं कि आज का जो माहौल था, पहले तो इसके वाले से जानेंगे कि ये जो माहौल था इसमें बड़ा बदलाव था। कौमी असम्बली जब से ये आई है 2018 के इलेक्शन के नतीजे में शोर शराबा ज्यादा रहा है। प्राइम मिनिस्टर का आज आकर काफी तवील अहम खिताब करना, वो उसकी वजह क्या बनी, इसके क्या असरात होंगे। मोहसिन बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है जो सीनियर जर्नलिस्ट है और इस्लामाबाद में जो हमारा जिसे कहते हैं पॉलिटिक्स को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। तो मोहसिन बेग साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अनवार, कैसे हैं आप? अल्लाह का फजल। बेग साहब बताइएगा, ये आज जो कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म साहब आए, उन्होंने एक तवील खिताब किया, एक तरह से अपनी, चाहे वो कोरोना से मुतालिक पॉलिसी हो, चाहे वो एहतिसाब के से मुतालिक पीटीआई का बयानिया हो, चाहे वो सियासी जिसे कहते हैं विक्टिमाइजेशन की जो अपोजिशन बात करती उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन अपनी सजेशंस दे, हम डिबेट को आगे ले जाना चाहते हैं। उनका जो टोन और टेनर है और टाइमिंग्स है, इस पर आपकी क्या राय? बड़े अच्छे माहौल में आज तकरीर हुई। जाहिर बात है तनकीदी तकरीर तो अपोजिशन नहीं की, लेकिन जो माहौल है वो बड़ा बदला बदला सा था। इसकी क्या वजह है? थैंक यू अनवार। पहली बात तो यह है कि सबसे जो मुस्बत बात वो है कि खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने असम्बली में टाइम भी दिया और तकरीर भी की बहुत अरसे बाद, जो कि मैं समझता हूं कि एज ए प्राइम मिनिस्टर उनको ज्यादा वक्त पार्लियामान को देना चाहिए। और पार्लियामान का माहौल जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको पॉजिटिव रखे और अपोजिशन को डेफिनेटली आप पॉजिटिव डिबेट में एंगेज करें, क्योंकि तभी आपकी जो इस्लाहात की पॉलिसी थी या आपने जो लोगों से वादे किए या जिस इस्लाहात की तरीके इंसाफ ने लोगों से कमिटमेंट की थी उसको ये आगे लेके चले। तो मैं समझता हूँ कि आज का माहौल कदरे बेहतर था। मैं एक और चीज भी कहना चाहता हूँ कि खान साहब को अपोजिशन की तकरीर भी सुननी चाहिए थी। अगर आप अपनी तकरीर करके चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये भी गैर मुनासिब बात है। आप बैठिए, वक्त दीजिए। असेंबली में अच्छी डिबेट यही होती है कि आप दूसरों की भी तकरीर सुने, उनके कोई अच्छे पॉइंट्स हैं उनको नोट कीजिए, बजाय इसके कि आपके जो दूसरे लोग हैं या जो लोग असेंबली का माहौल खराब करते हैं उनको भी आप डिस्करेज कीजिए। और अब अच्छी बात है अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहिए। अच्छा ये बताइएगा, आपने कहा अच्छी बात है अपोजिशन को साथ लेकर चले, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बड़ा रिएक्ट किया। उनका ये तकरीर तो हमारे लिए नहीं थी, ये उन्होंने अल्फाज यूज किए कि ये सिलेक्टर्स के लिए तकरीर थी। इससे क्या मुराद है उनकी और आपकी क्या राय है? ये जिस सिलेक्टर्स की वो बात कर रहे हैं, आई डोंट नो उनके जहन में क्या है। सिलेक्टर्स अपनी जगह मौजूद हैं, वो उनका स्टेट का इदारा है, उसने स्टेट को प्रोटेक्ट करना है, गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करना। बहुत से लोग इस मुल्क में आए, उन्हीं की वजह से आए। उनके बगैर अगर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स हो सकती है तो मुझे बता दीजिए, आया कौन था? इनके नाना थे, इनके दादा थे, कौन थे? सब वहीं से रहनुमाई लेते हैं। वो स्टेट का अदारा है, उसको माइनस या मनफी नहीं कर सकते आप। अच्छा, रह की बात कि ये तकरीर उनके लिए नहीं थी तो किसके लिए थी? ये अवाम के लिए थी। अगर उन्होंने कोई क्लैरिटी दी है अवाम को तो मैं समझता हूँ ये अच्छी पॉजिटिव चीज है। इसको आगे लेके चले, ना कि इसकी अंदर से कीड़े निकालें। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि इट्स लेट। और आपको मालूम है कि उन्होंने जब अपनी बजट की स्पीच भी की थी तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि जी पीटीआई के अंदर भी जो है वो इन फाइटिंग है। फिर फवाद चौधरी साहब के बयानात का भी हवाला दे रहे थे और वो कह रहे थे कि इस वजह से प्राइम मिनिस्टर की अपीजिंग टोन थी टुवर्ड्स ऑपोजिशन, वो उनको माइल करना चाह रहे थे। देखिए अनवार, मसला ये आ रहा है कि हमारे यहाँ ईगो रिलेटेड लोग हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर, अगर आपको कोई पहले ये कह रहे थे पार्लियामान में नहीं आ रहे, अगर वो आज से पार्लियामान में आके उन्होंने तकरीर की है और अपोजिशन को एक सॉफ्ट मैसेज दिया है तो मैं समझता हूँ उसको वेलकम करना चाहिए। ये मुल्क अगर खराब हो रहा है या नीचे जा रहा है तो ये सबके लिए है, ना गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है, अपोजिशन का भी उतना ही कैरेक्टर है। उनको भी लोगों ने, अवाम ने वोट दे के पार्लियामान में भेजा, इसलिए नहीं भेजा कि वहां आप शेर व शायरी करें और तंज करें। आप इकट्ठे कलेक्टिव होके इस मुल्क को, इस अवाम को जिन्होंने वोट दिया उसको इन मुश्किल हालात से निकालें। मैं नहीं समझता ख्वाजा साहब ने जो भी जवाब दिया अपोजिशन की, उसका कोई मनफी ही पहलू निकल सकता है, मुस्बत पहलू नहीं निकल सकता।
तो मैं समझता हूँ इन सबको चाहिए कि एक साथ बैठें, और प्राइम मिनिस्टर डेफिनेटली इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको उनका अगर ये इनिशिएटिव है तो उसको वेलकम करना चाहिए सबको। ठीक, वेलकम करना चाहिए। आपने किस माहौल को आगे लेकर जाना चाहिए, किस तरह ले जा सकता है? मोहसिन बेग साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की अपनी जो कोलिशन पार्टनर है अख्तर मेंगल साहब, वो टूट के जो हैं वो अब मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब से। जरदारी साहब जो हैं वो भी इन आ गए हैं, आपके पुराने दोस्त रह चुके हैं। और इसके अलावा शाहजैन बुख्ती साहब भी कह रहे हैं कि जी वार्निंग्स दे रहे हैं। तो पीटीआई के कुछ एमएनएज ने भी बजट इजलास में मुखालिफ तकरीर की। तो पहले तो अपने इन हाउस को ऑर्डर करें और फिर इस माहौल को आगे लेकर जाया जाए। कैसे आपको इन तमाम हालात किस जानिब इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं? अनवार, पहली बात तो यह है कि जरदारी साहब अभी भी मेरे मेहरबान हैं और मेरे दोस्त हैं। अच्छा। रहे नहीं हैं, मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ताला उनसे दोस्ती रहेगी मेरी। मकसद यह है कि ये सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर और हुकूमती बेंचों पर डिपेंड करती है कि वो किस तरीके से अपनी सफ़ों में और अपोजिशन को साथ लेके चलते हैं। आप डेफिनेटली मुख्तलिफ पार्टियों में मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं। जो लीडर ऑफ द हाउस है उसको चाहिए कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी को इंटैक्ट रखे, और जो छोटे मोटे इख्तलाफात है वो इन्होंने खुद दूर करने हैं। बाहर वाला आके तो दूर कर नहीं सकता। हाँ, अगर जहां तक कोलिशन पार्टनर्स है उनकी जो भी इख्तलाफात हैं आप उनको एड्रेस कीजिए, उनके साथ बैठिए। इख्तलाफात बैठ के ही दूर होते हैं। तो मकसद ये है कि अगर मैं ये समझता हूँ कि पार्लियामान में तरीके इंसाफ में जो अनमेच्योर किस्म के लोग हैं जो माहौल खराब कर रहे हैं, उनको ही अगर रखा तो माहौल कभी बेहतर नहीं होगा। जो सोबर और सिंसियर और सीजनल पॉलिटिशियन उनको आगे लाएं, इत्तेहादियों के साथ भी उनको बिठाएं, उनको उनके जो भी खदशात हैं या इख्तलाफात हैं उसको दूर कीजिए। ये बताएं, बजट जो है वो गवर्नमेंट का है। ये बजट जो है बासानी पास हो जाएगा? देखें, बजट तो ऊपर करें नीचे करें पास हो जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है, मैं समझता हूँ इसको पास होना जरूरी है और हो भी जाएगा। मेरे ख्याल में ऊपर नीचे करके कोई मुश्किल नहीं होगी। बजट डिबेट्स ऐसी होती है, इख्तलाफात होते हैं, हर बंदे की अपनी एक राय है। अपोजिशन हमेशा बजट को रिफ्यूज ही करती है, लेकिन मेरे ख्याल में पास होगा। कोई बेग साहब, ये जो सियासी हलचल सी पाई जाती है, जो इर्ताश सा पाया जाता है, आप समझते हैं ये खत्म हो जाएगा या ये कंटिन्यू करेगा? ये सब कुछ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान पे डिपेंड करता है। अगर तो वो इसको खत्म करना चाहेंगे तो करेंगे, अदरवाइज ये वो क्यों नहीं खत्म करना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब? आज तो वो जो मदीना की रियासत का एक विजन दे रहे थे और वो कह रहे थे कि पाकिस्तान को वो एक खुद मुख्तार रियासत और फलाही रियासत बनाना चाहते हैं, तो वो तो चाहेंगे ना। आप कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के हाथ में है, तो फिर रुकावट क्या है? देखिए सब कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब के हाथ में है। अगर वो पॉजिटिव और मुस्बत तरीके से अपोजिशन को साथ लेके चलना चाहें, ये पकड़ दकड़, नैप, FBI, ये सारे अदारे अगर आप अपोजिशन पे छोड़ देंगे, और वो देखें अगर वो तो आज कह रहे थे ये जो मुझ पे इल्जाम आता है कि जी ये नैब न्याजी गठजोड़ है, ऐसी कोई बात ही नहीं है, नैब हमने बनाई नहीं, हमने तो इसमें कोई बंदा भी नहीं अपना भर्ती किया, केसेस भी 90% पुराने हैं। वो तो आज बाबांगे दौल कह रहे थे और ख्वाजा आसिफ साहब और बिलावल साहब बैठे हुए थे उनकी मौजूदगी में कह रहे थे। देखिए, मैं हो सकता है प्राइम मिनिस्टर साहब सही कह रहे हो, लेकिन बज़ाहिर जो लग रहा है, बज़ाहिर जो अपोजिशन को जिस तरीके से नैब अटैक कर रही है, मैं समझता हूँ कि वो अपोजिशन हक बजाने में है कि वो उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे कि ये मिली भगत से हो सकता है। क्योंकि नैब के जो चेयरमैन है उनका कैरेक्टर माशाल्लाह सारी दुनिया के सामने है। वो सबको तो करप्ट कहते हैं, अपने अदारे में और अपनी जात पर नजर नहीं दौड़ाते। मकसद ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि वो इन अदारों को भी पूछगिछ करें कि वो ज्यादती ना करें, इंसाफ होना चाहिए, एहतसाब भी होना चाहिए, लेकिन वो बज़ाहिर साफ सुथरा होना चाहिए ताकि उस पर कोई उंगली ना उठा सके। नहीं, तो उसके लिए क्या कोई बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत है आप समझते हैं? नहीं अनवार, आप गलत समझ रहे हैं। इन अदारों से भी पूछगिछ हो सकती है कि आप अगर किसी शख्स की इज्जत उछाल रहे हैं, इंक्वायरी होती नहीं है, पहले प्रेस रिलीज जारी कर देते हैं। मकसद यह है कि लोगों की इज्जत एहतराम भी होना चाहिए जब तक के केस फाइनल नहीं होता। और नैब लॉज में भी चेंज आना चाहिए। वो अपोजिशन रेडी है, गवर्नमेंट भी इनिशिएटिव ले। ठीक है, ये बताइएगा, चीनी बुरहान की भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की। आप समझते हैं कि ये मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा और ये इतने मजबूत जो कार्टल्स हैं उनको वजीर आजम साहब अपसेट कर देंगे? जो स्टेटस को बनाना चाहते हैं उसको खत्म कर पाएंगे? देखिए, शुगर इंडस्ट्री जो है, मैं समझता हूँ कि उन्होंने 19-20 तो किया होगा। सारी बिजनेस कम्युनिटी करती है, पूरी दुनिया में होता है, लेकिन उसको भी बड़े अच्छे अंदाज से जो इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई उसको मंजरे आम पे लाएं। और जो आपके ले आए ना मंजरे आम पे, तो
नहीं, अभी देखिए उसकी जो रिकमेंडेशन है वो मंजर आम पे नहीं आई। उसमें जिन लोगों का रिकमेंड किया गया कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो क्योंकि हुकूमती बेंचों में बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ जो आपके रेगुलेट करने के इदारे हैं, ठीक। SCCP है और रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, उनको मजबूत कीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब का ये काम नहीं है, ये काम रेगुलेटरी अथॉरिटी का है। वो इन इंडस्ट्री को रेगुलेट करे और कोई वायलेशन ना होने दे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं होगा, सारी इंडस्ट्री बिहेव करेगी। ये जो बजट पेश किया है मोहसिन बेग साहब, जो खाका सामने लेकर आए हैं, ये आप समझते हैं कि कोरोना पेंडेमिक की तनाज़ुर में बेस्ट अवेलेबल बजटरी प्रपोजल्स हैं? आप समझते हैं इससे रिलीफ मिलेगा, इकॉनमी का रिवाइवल होगा और जो हमारे सबसे वनरेबल तबकात है, कमज़ोर तबकात है, उनको रिलीफ टारगेटेड मिलेगी? देखिए अनवार, क्योंकि ये माइनस में है ये बजट, और मैं नहीं समझता कि इतनी जल्दी कोई ये रिलीफ दे सकते हैं। गवर्नमेंट उस पोजीशन में नहीं है कि वो किसी को भी रिलीफ दे सके, क्योंकि माइनस है, इकॉनमी डाउन है, टैक्स कलेक्शन आपकी है नहीं। आगे वाले दिनों में वायरस की वजह से सारे बिजनेसेस डाउन है। इन्होंने तो 4,900 कुछ अरब जो है वो टारगेट फिर रखा हुआ है टैक्स रेवेन्यू का। मैं समझता हूँ कि ये गलत है और ये प्राइम मिनिस्टर साहब को गलत बता रहे हैं, और मेरे ख्याल में इनसे प्राइम मिनिस्टर साहब को पूछना चाहिए, क्योंकि कोरोना मैं नहीं समझता ये जो वायरस है इतनी जल्दी खत्म होगा। इससे इकॉनमी अभी तक इफेक्ट हो रही है। आपकी आधा मुल्क जो है लॉकडाउन की सिचुएशन में है, इंडस्ट्रीज आपने बंद की हुई हैं। ये टारगेट पूरा होना मैं नहीं समझता पॉसिबल होगा। ठीक है, और आप पॉलिटिक्स पे आप देख रहे हैं इसी तरह ये मामला चलेंगे? ये आप समझते हैं 5 दिन का टेस्ट बैच है और ये बीच में, जैसे कल हमारे शो में आए थे जुल्फी बुखारी साहब, वो कहते हैं ये कुछ बीच में मतला अब्र आलूद हो जाता है, लेकिन ये साफ हो जाएगा जल्द, बादल छट जाएंगे। देखिए वो भी मेरे दोस्त हैं, उनका भी सारे ही दोस्त हैं आपके, तो कुछ हमें अंदर की बात बता दे, फिर बादल छट जाएंगे। देखिए उनका एक्सपीरियंस पॉलिटिक्स का नहीं है, ये बादल छटने वाले नहीं है, ये और गहरे हो जाएंगे अगर आपने काम ना किया तो। आने वाले दिन हुकूमत के लिए बेहतर नहीं होंगे। इनको सिंसियरिटी चाहिए कि अपनी चीजों को बेहतर अंदाज में करें। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में 6 माह का कहा, आप समझती है 6 माह बड़े क्रिटिकल हैं गवर्नमेंट के लिए, मिनिस्टर्स के लिए, प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए? बिल्कुल क्रूशल है। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने डिसअपॉइंट होना शुरू कर दिया। आपको गवर्नमेंट को इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा, और जो वादे और प्रोमिसेस आपने किए, जो मंशूर आपने लोगों को दिया, आपके वोटर पढ़े लिखे थे, वो डिमांड करते हैं कि आप उस मंशूर पर, उन वादों पर, उन इस्लाहात पर काम करें। तो इसका मतलब है कि हुकूमत का जो सबसे बड़ा हरीफ है वो इन्हीं की परफॉर्मेंस बन सकती है और इन्हीं के वादे हैं। ऑपोजिशन को आप नहीं देख रहे कि वो कुछ हुकूमत को अपसेट कर सकती है? अनवार, दो चीजें पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब को पता थी कि इनका पॉलिटिकल, इनको कोई थ्रेट नहीं है पॉलिटिक्स में। अपोजिशन फिलहाल इनका कुछ नहीं कर पा रही थी। इनको एक ही थ्रेट थी, वो इकोनॉमी है। इकोनॉमी क्योंकि डाउन चली गई, और उसमें मैं उसकी वजूहात में आपको भी पता है, सबको पता है, मैं नहीं जाना चाह रहा। मकसद ये है कि आपने डेफिनेटली जो वादे किए हैं उनको आपने पूरा करना है, क्योंकि आपके साथ बहुत से लोगों की उम्मीद बनी हुई थी, और अगर इस मुल्क में जुल्म होगा कि आप उनकी उम्मीद तोड़ दें। अच्छा, और उसके लिए जो अब जाहिर बात है टीम जो प्राइम मिनिस्टर साहब की, आप समझते हैं कि उन्होंने टीम अपनी सही चुनी हुई है? फवाद चौधरी साहब ने जो इंटरव्यू दिया था उन्होंने कहा था कि हमारी आपसी झगड़ों की वजह से टीम जो है वो भी कमजोर है और जो नॉन इलेक्टेड हैं उनकी ज्यादा से है बनिस्बत इलेक्टेड के। देखिए मैं इस बात पे तो फवाद चौधरी साहब से एग्री हूँ, क्योंकि जो टीम में पकड़ दकड़ और सेठ टाइप लोग लगा दिए, रजाक दाऊद बाबर, नदीम बाबर वगैरह, ये तो बेचारे अपना धंधा करने आए हैं। ये उधर बैठ के भी धंधा कर रहे हैं और सेनेट और कैबिनेट में भी बैठे हैं और फैसलों पे नजरअंदाज आ रहे हैं। मैं समझता हूँ इनको टीम चेंज करनी चाहिए, इलेक्टेड लोगों को लाइए। उन्होंने इलेक्शन भी लड़ना है, वो जवाब दे भी गए, वो वापस कॉन्स्टिट्यूंसी में भी जाएंगे, उनके लिए नैब भी हाजिर है अगर वो गलत काम करेंगे। ये तो ब्रीफ केस उठाएंगे चले जाएंगे। क्या ये सियासी हालात साजगार हैं कि टीम में रद्दोबदल किया जाए? बिल्कुल है जी, अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही है, आप ओवरनाइट चेंज करें इनको। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब के हवाले से बताइएगा। शहबाज शरीफ साहब तो आए थे लंदन से, तो क्या प्लान लेकर आए थे? ये तो खैर आप सवाल उन्हीं से करें, मुझे तो नहीं पता कि वो प्लान क्या लेके आए थे। ख्वाहिशात पर मबनी वो काफी चीजें होंगी जो मैं समझता हूँ पूरी नहीं हुई। फिलहाल तो उनको इंतजार करना पड़ेगा। आई डोंट नो आगे जाके कुछ आप तरह के जो मजबूत सहाफी, उनको तो उन्होंने कहा था कि उनके प्लान्स क्या हैं? नहीं, मेरे ख्याल में वो भी चीज मेरे समझ में नहीं आती, वो क्या समझ के
लंदन से आगे कि इतना इजी नहीं होता कि गवर्नमेंट को चेंज किया जाए और अपनी फेवर में कर लिया जाए। इसके लिए बहुत टाइम चाहिए। और शहबाज शरीफ साहब मेन प्लेयर नहीं है, मेन प्लेयर तो अभी भी लंदन में है, डिसीजन उन्हीं का है, वोट भी उन्हीं का है, पार्टी भी उन्हीं की है। तो जो भी डील होगी, जो डिसीजन होगा वो लंदन पे बैठे हुए साहब का होगा, इनका नहीं होगा। अच्छा, और तो लेकिन मरियम साहबा का तो ट्विटर हैंडल अब खामोश है, वो तो ज्यादातर ए पॉलिटिकल पोस्ट सब करती हैं। देखिए वो मेरे ख्याल में शायद उनकी कोई होगी कंडीशन होगी जिसके तहत वो नहीं बोल रही। चलें, ये जरदारी साहब का चलते चलते बता दें, क्योंकि आपने ऑन एयर कहा है कि आपके अभी भी दोस्त है और अच्छी बात है इंसान को अपने दोस्तों को लेकर, उन्होंने जल्द अच्छा वक्त आने वाला है, वो किस लिहाज से जल्द अच्छा वक्त आने वाला है कह रहे थे? देखिए जी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उनको उम्मीद है हमारा भी वापस वक्त आएगा और वो उम्मीद तो रखनी चाहिए हमेशा से। चलें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसी नोट पे, ऑन दिस नोट, थैंक यू वेरी मच मोहसिन बेग साहब कि आपने अपना तजिया हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो वेरी मच। व्यूअर्स, आइए आपने आज की गुफ्तगू सुनी, इस लिहाज से मुस्बत दिन था कि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद पार्लियामेंट में आए, उन्होंने तकरीर की, पार्लियामेंट से मुखातिब थे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है, मुक्तदर इदारा है, इलेक्टेड फोरम है, और प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द हाउस से अच्छा किया उन्होंने। चाहे तटी दल पे कार्रवाई हो, चाहे वो कोरोना से मुतल्लिक 13 मार्च से अब तक की उनकी पॉलिसी हो, चाहे वो खारजी अमूर हो, चाहे वो दाखिली अमूर हो, चाहे वो सियासी अमूर हो, चाहे वो रियासत मदीना हो, चाहे वो जो मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा अगर मार्च 2021 से यकसा निसाब तालीम पाकिस्तान में राइज हो जाए। ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। इस सब पर अपना एक खाका पेश किया और मैं समझता हूँ अपोजिशन के सामने उन्होंने एक सॉफ्ट हैंडलिंग भी की है। क्या रेसिप्रोसिटी आती है कुछ तो हमने तकरीर की सूरत में देखा, लेकिन जो ओवरऑल असम्बली का माहौल था माजी से हट के था। ना वजीर आजम साहब ने कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए चोर डाकुओं के, और ना ही वहां से कोई जवाब में दौरान तकरीर प्राइम मिनिस्टर साहब की, जिसका उन्होंने आज भी कहा कि जो पहली तकरीर थी वो उन्होंने नहीं करने दी, कोई उनकी तकरीर में खलल नहीं डाला गया। क्या ये माहौल आगे कैरी फॉरवर्ड होता है और हुकूमत के लिए जो चैलेंजेस हैं वो उससे कैसे नंबरदाजमा होती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। अपोजिशन क्या वो तकरीर में तो एक सफ़े पे नजर आती है, अमली तौर पे इकट्ठी खड़ी होंगी या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। प्रोग्राम सच के साथ में आपने तज्जिया सुना, पॉलिटिकल ओपिनियन सुना। आज के लिए यही कुछ, इंशाल्लाह जिंदगी रही सेहत रही तो आपसे मंडे को मुलाकात होगी। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। घरों में रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।